साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और अब हम यहाँ पे सीएसआईआर के कुछ और पीवाईक्यूज़ को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन आईडी जो है वो आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन इन द फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। यानी कि आपने पढ़ा होगा ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम ग्लाइकोलिसिस में जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम का जिक्र आता है और इसी एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, पेसमेकर एंजाइम बोला जाता है, जो कि आपके ग्लाइकोलिसिस का होता है। पेसमेकर एंजाइम है, किसका है? ऑफ ग्लाइकोलिसिस है। मतलब बहुत ही की एंजाइम है जो कि आपके ग्लाइकोलिसिस पाथवे को रेगुलेट करता है। जिससे क्या हो रहा है कि मतलब कह सकते हो कि यहाँ पे जो कहानी बताई गई है उसमें ये है कि आपका फास्फोफ्रक्टोकाइनेज में बेटा इसमें आपका म्यूटेशन हो गया है। ठीक है, ये आपका म्यूटेंट हो गया है, ये एंजाइम जो है वो आपका खराब हो गया है। दैट लीड्स ओनली टू द लॉस ऑफ एलोस्टेरिक रेगुलेशन बाय द एटीपी। तो अब क्या होगा, यानी कि एलोस्टेरिक रेगुलेशन का मतलब आपने पढ़ा होगा कि या फीडबैक इनहिबिशन या एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। इसमें होता क्या है कि जो आपका एंड प्रोडक्ट होता है वो जाके की एंजाइम को क्या करता है, इनहिबिट करता है। यानी कि सपोज दैट जो आपका एटीपी बन रहा था, ग्लाइकोलिसिस कराने का मतलब क्या था मेरा, ग्लाइकोलिसिस कराने का मतलब था एटीपी को जनरेट करना। सपोज दैट यही तो कहानी थी। तो यानी कि जब आपकी बॉडी में सफिशिएंट एटीपी होता है तो वो जाके फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को इनहिबिट कर देता है कि भैया अब कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा है कि जो आपका फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है उसके एलोस्टेरिक रेगुलेशन, यानी कि एलोस्टेरिक क्या होता है कि कोई एक सपोज दैट ये मान लो अगर आपका पीएफके एंजाइम है इस तरीके से, तो यहाँ पे कोई एक खांचा टाइप का होगा, इस तरीके कोई साइट होगी मॉडिफिकेशन की, जहाँ पे एटीपी का मॉलिक्यूल आके बाइंड कर जाता है, या कोई भी अगर ये सिग्नल भी रिलीज करता है तो वो आके यहाँ पे बाइंड कर जाता था, जिससे ये चुप हो जाता था, शांत हो जाता था कि भैया अब इससे सिग्नल आ जाता था कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एटीपी जो है वो मौजूद है। लेकिन सिस्टम में क्या है कि आपका एलोस्टेरिक रेगुलेशन जो है वो आपका लॉस है। तो अब क्या होगा, यानी कि एटीपी यहाँ पे नहीं बाइंड कर पाएगा। सपोज दैट अब ये एंजाइम का अगर मैं इसको समझाने के प्रयास से अगर मैं दिखाना चाहूँ तो इसका स्ट्रक्चर सपोज दैट इस तरीके से हो गया है। तो मान लो कि एटीपी आके बाइंड नहीं कर पाएगा। मैं आपको सिंपल सा आपको एंजाइम में जब भी कभी आपने एंजाइम पढ़ा होगा तो आपने लॉक एंड की हाइपोथेसिस पढ़ते हैं। तो बस मैं उसी के बेसिस में आपको समझाना चाहता हूँ किस तरीके से एंजाइम और सबस्ट्रेट जो होते हैं वो कार्य करते हैं। तो यानी कि इसका जो आपका प्रोडक्ट था वो इसको जाके इनहिबिट करना चाहिए था, लेकिन अब उसको बाइंड करने की जगह नहीं मिल रही है, या पीएफके ने उस रेगुलेशन को खो दिया है। तो क्या आपको देखने को मिलेगा? तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब सिंपल सी कहानी यहाँ पे ऐसी बनेगी कि भाई ये एटीपी जाके यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा, एलोस्टेरिक रेगुलेशन ये खो चुका है। तो यानी कि जो आपका पीएफके है वो हमेशा एक्टिव मोड में रहेगा। तो जिससे क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ द पीएफके आपको देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन आईडी जो है वो आपका 4 है और जो राइट आंसर आपका बनेगा वो आपका 14th बनेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको समझ में भी आ गया होगा, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बस एक की पॉइंट्स को आपको यहाँ पे समझना था और उसके बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन जो था वो आपको सॉल्व करना था। अब दूसरे तरफ आते हैं, एक और क्वेश्चन जो कि यहाँ पे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मैं कहूँगा, और शायद आप एक पल के लिए इस क्वेश्चन को देख के घबरा जाएंगे। बट अगर आपने मेरे साथ इम्यूनोलॉजी पढ़ी है और मेरे साथ अगर आपने पीवाईक्यूज सॉल्व किया है तो आप मुस्कुराते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और आप अपने जेब में 4 नंबर अपने जेब में रख लेंगे। कैसे रख लेंगे उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। कह रहा है कि एक ऑटो रेगुलेशन ऑफ द ब्लड फ्लो है इन द एक्टिव टिश्यू इज ए पार्टली अचीव्ड लोकलाइज बाय मेटाबोलाइट्स एक्युमुलेटेड इन द डीस टिश्यू। कहानी बनाया है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट मेटाबोलाइट्स इन दिस ऑटो रेगुलेशन जो दिए गए हैं, 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको करेक्ट पहचानना है। अब पहले स्टेटमेंट में आपको पोटेशियम की बात कर रहा है, फिर हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड की बात कर रहा है। ठीक है, अब मुझे ये सब नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे ये समझ में आया इस पूरे क्वेश्चंस को देखकर कि सर ने हिस्टामाइन बहुत पढ़ाया था। ठीक है, सर ने हिस्टामाइन बहुत पढ़ाया था और हिस्टामाइन के बारे में सर एक बात बोलते थे कि ये जो आपका मॉलिक्यूल्स होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका वासोडाइलेटर होता है। ठीक है, यही तो इम्यूनोलॉजी में मैंने आपको बताया था। और जो आपका सीरोटोनिन होता है वो आपका वासोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, यही कहानी आपकी होती है। और जब आपकी बहुत सारे जब आपके टिश्यू इंजरी होती है तो आपका हिस्टामाइन वगैरह रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि हिस्टामाइन रिलीज फ्रॉम द डैमेज सेल्स ऑफ एक्टिव टिश्यू इंक्रीजिंग कैपिलरी परमेबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मली आपका कैपिलरी इस तरीके से है, लेकिन जैसे ही हिस्टामाइन रिलीज होता है तो कैपिलरी की परमेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, इसकी साइज जो होती है वो बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात, ताकि जितने से ज्यादा मॉलिक्यूल इसमें और मूव कर सकें और आपके जो कह
सकते हो। सिंपल सी बात मैं समझा रहा हूँ, इम्यून सेल्स आपकी और रिक्रूट हो सके, यही कहानी रहती थी। तो हिस्टामाइन क्या है आपका? वासोडाइलेटर है, वेसल्स को डायलेट कर रहा है। तो यानी कि ये बात तो सर ने मुझे पढ़ाई थी, तो यानी कि ई जो होगा वो मेरा ट्रू हो जाएगा, और मैं सर का मैं क्या हूँ? बहुत ही समझाया हुआ अच्छा बच्चा हूँ। तो अब मैं दूसरे ऑप्शंस पे मैं नहीं जाऊँगा, मैं सबसे पहले ऑप्शन को ट्रैक करूँगा। क्या मुझे ई कहीं पर दिख रहा है? हाँ भैया, मुझे ई एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। बाकी ऑप्शंस कैंसल हो जाएँगे, यानी कि 360 जो होगा वो मेरा आंसर बन जाएगा, ठीक है? और इस तरीके से मैंने क्वेश्चन आईडी 90 थी और इसका राइट आंसर मैंने 360 सेलेक्ट किया और मेरा ये हो गया सही। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ब्रह्मा बन के, ब्रह्मांड को जान के या सर्वज्ञ बन के आप नहीं सीएसआईआर क्रैक कर सकते हैं। आपको स्मार्ट तरीके से आपको अपना तरीका इस्तेमाल करना होगा, ताकि आप अपने ऊपर बिलीव करते हुए और सर ने जितना चीज़ें पढ़ाया हुआ है, उसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो समझ में आ गई बात किस तरीके से मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराया। तो इसी तरीके से लास्ट के कुछ डेज़ में अपनी तैयारी एनहांस करते रहिए, जारी रखते रहिए। हमारे कंटेंट को इतना देख डालिए कि आपके जुबान पे आ जाए कि सर नेक्स्ट लाइन में क्या बोलने वाले हैं। बाकी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी सुपर चैट के माध्यम से इस चैनल को सपोर्ट करने का भी प्रयास ज़रूर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।